हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री में आज का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये हिस्ट्री का एक्सरसाइज कर सकते हैं, चैप्टर 4 है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हम लोग ने 3 चैप्टर पढ़ लिया था, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद और हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये नेक्स्ट चैप्टर क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। तो इसमें हम लोग जानेंगे बहुत से आंदोलन है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, है ना। इस सभी के बारे में जानना है हम लोग को। तो राष्ट्रवाद क्या होता है आप लोग 3 एक्सरसाइज तक पढ़ते आ रहे हैं, तो सब में राष्ट्रवाद आया ही है ना। तो शुरू करेंगे हम लोग भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, आपका चैप्टर 4 है और पार्ट 1 है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 1 है। सेशन अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, है ना। और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर से जानते आ रहे हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, तो लिखा है सबसे पहले राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। क्या होता है राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय चेतना का उदय। ठीक है, कहता है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का जागृत होना। ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, ये क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं राष्ट्रवाद क्या कहता है, देखते हैं सही ढंग से। कहता है राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व में राजनीतिक जागृति प्रतिफल है। कहता है जो राष्ट्रवाद है ना, आधुनिक विश्व में राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता एवं परस्पर के प्रेम की वाहक बनती है। या फिर कह सकते हैं समाज में रहने वाले, ठीक है, जितने भी लोग हैं, लोगों के बीच एकता और परस्पर जो प्रेम होता है वही क्या कहलाता है? वही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। ठीक है, राष्ट्रवाद कर सकते हैं यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, सबके अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, ये क्या है? राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो यहां से मेरा मेन टॉपिक शुरुआत होता है, यहां से राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ठीक है, तो यहां से ये टॉपिक हमारा शुरुआत होता है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो इसके तो पहले कहेंगे कि राष्ट्रवाद के भारत में उदय के निम्न कारण थे। ठीक है, तो लिखा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय विविध शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था। कह रहा है जो देखिए, जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो कारण है, उन्हें विभिन्न प्रकार के शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला हमारा है राजनीतिक कारण देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आर्थिक कारण। ठीक है, थर्ड में देखेंगे सामाजिक कारण और 5 में जानेंगे धार्मिक कारण। कि ये 5 कारण हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के। ठीक है, सबसे पहला क्या है? तो राजनीतिक कारण देखेंगे, सेकंड क्या है? आर्थिक कारण, और थर्ड है सामाजिक कारण। ठीक है, और फिर है धार्मिक कारण। ठीक है, ये चारों को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले है राजनीतिक कारण। ठीक है, सबसे पहले क्या? राजनीतिक कारण।
एक नंबर है ये। कहता है भारत की राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा है। कहता है जो भारत की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा है, लेकिन कहता है लेकिन किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे। कहता है जो हम लोग के यहाँ जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हुआ, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियाँ, है ना। वो नीतियाँ बनाते थे इस प्रकार जिससे लोग अपने को ब्रिटिश जो भी नीतियाँ बनाते अपने आप को फायदे के लिए बनाते थे। तो ये नीतियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय का कारण है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? तो ब्रिटिश सरकार का, है ना। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए प्रशासनिक नीतियों का। ठीक है, तो नीतियाँ में देखते हैं क्या क्या कुछ था। तो इसमें सबसे पहले देखिए एक पॉइंट है, कहता है 1878 में, है ना, 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था, है ना। कहता है 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। कहता है कि देखिए जो लॉर्ड 1878 में के समय में जो वायसराय लॉर्ड लिटन था, उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया था, है ना, जिससे कि प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लग गया था। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में कहता है यह जो एक्ट है ना, जितनी भी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे, ठीक है, जितने भी भारतीय जितने भी अखबार थे, ठीक है, समाचार पत्र कह सकते हैं, समाचार पत्र थे, वो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले, है ना, सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था। कैसे लगा था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से लगा था। ठीक है, जितने भी समाचार पत्र जो भारतीय भाषा में छपते थे, सब पे ये कानून लागू हो गया था। ठीक है, लेकिन यह जो एक्ट था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र थे उस पे लागू नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब सभी जितने भी भारतीय भाषाएं सब पे लागू था, लेकिन इंग्लिश में जितने भी समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उन पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू नहीं होता था। ठीक है, तो इसमें एक पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक, अमृत बाजार पत्रिका ये बंगला में छपा करता था। किसमें? तो बंगला लैंग्वेज में छपा करता था। जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया ना, तो ये जो बंगला से जो छपता था वो एकाएक, मतलब कि रातों रात इंग्लिश में इसका प्रिंटिंग होने लगा था। वो क्या कर सकता है, साप्ताहिक, है ना, साप्ताहिक पत्रिका बन गया था। इंग्लिश पढ़ने वाले कोई थे नहीं, सब लोग क्षेत्रीय थे, तो क्षेत्रीय भाषाओं को जानते थे। ठीक है, तो पूछेगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में बताएं, तो आप आसान से बता सकते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था, और लागू कौन किया था? तो जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड लिटन ने, उन्होंने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तो जो था वो जितने भी भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे वो सब पे लागू होता था, लेकिन जो इंग्लिश में प्रकाशित हो रहे थे समाचार पत्र उस पे ये नियम लागू नहीं होता था। ठीक है, और इस नियम को जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसको 1882 में, है ना, लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था, इस एक्ट को, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। कंप्लीट है, याद रखिएगा।
वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया? तो लॉर्ड लिटन ने। और अगर पूछ ले इसको समाप्त रद्द कौन किया? तो लॉर्ड रिपन ने, है ना। कब किया? तो 1882 में। और लागू कब किया गया था? तो 1878 में लागू किया गया था। कंप्लीट है। चलिए सेकंड देखते हैं। ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट समझ में आ गया होगा सबको। सेकंड है 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। कहता है इसमें एक और एक्ट बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं आर्म्स एक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? आर्म्स एक्ट। जिसमें क्या था, जो 1879 में 1879 में जो एक्ट लाया गया उसमें यह घोषित किया गया कि भारतीय जो लोग हैं वो अस्त्र शस्त्र को रख नहीं सकते। ठीक है, अस्त्र शस्त्र को रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सिर्फ किसको? तो भारतीयों के लिए, है ना। और पूछ दे आर्म्स एक्ट किसके लिए लागू किया गया था? तो भारतीयों के लिए। और इस एक्ट में क्या था? तो वो जितने भी भारतीय लोग हैं वो अस्त्र शस्त्र को रख नहीं सकते। ठीक है, अगर पूछे आर्म्स एक्ट कब लागू किया गया तो 1879 में आर्म्स एक्ट लागू किया गया था। कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। कहता है 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया। ठीक है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया जिससे कि नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या हो गया? कमी हो गया। जो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में लागू किया गया था उस समय नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी आ गई और जो गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, है ना। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित करने के बाद कंप्लीट है। तो नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। कंप्लीट है। इसमें एक रीजन और क्या था ये देखते। कहता हूं 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा जितने भी विश्वविद्यालय थे उस सभी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया था, है ना। सभी जो विश्वविद्यालय थे उस पर सरकारी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया। गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था जितने भी विश्वविद्यालय थे। ठीक है, तो वही कारण 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा, ठीक है, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया था। ठीक है, सरकारी नियंत्रण क्या बढ़ा दिया गया। 5 है। कहता है 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर किया था। कहता है जो लॉर्ड कर्जन था वो 1905 में बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1905 में। किसने किया था? तो कर्जन ने किया था। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। ये था हमारा राजनीतिक कारण। इसमें और देखते हैं कुछ पॉइंट और हैं। कि देखिए 1853 में डलहौजी की संरचनात्मक योजना ने, है ना, एक 1853 में डलहौजी का एक कह सकते हैं एक नीति था या फिर योजना था जिसके अंतर्गत भारत में क्या क्या आ गया? तो रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, ठीक है, और कई प्रकार के सुविधाएं की शुरुआत हुई थी भारत में। कब? तो 1853 में डलहौजी ने किया था। उसने शुरुआत किया था उस अपनी योजना के अंतर्गत
रेलवे टेलीग्राफ लाइन का ये सब का शुरुआत किया था भारत में। ठीक है, जब ये सब का शुरुआत हुआ तो भारत की जितनी भी आपसी दूरियां थी वो क्या हो गया था, कम हो गया था। ठीक है, क्योंकि ट्रेन का प्रचलन शुरू हो चुका था और हम लोग को टेलीग्राम के जरिए हम लोग दूर से कहीं भी पत्र वगैरह को हम लोग भेज सकते थे। ठीक है, किसी प्रकार के सूचना का आदान प्रदान तुरंत हो जाता था, जिसकी मतलब कि दूरियां जो है वो क्या था, कम गया था। ठीक है, ये भी कारण था क्या, राजनीतिक कारण था, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। इतना होने के बाद ठीक है सभी लोगों में मतलब कि राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगा। ठीक है, कि हमारे विरुद्ध जितने भी कार्य किए जा रहे हैं हमारे विरुद्ध, ठीक है, हमारा ये अंग्रेज मिलकर जो क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। ठीक है, उन लोग को समझ में आने लगा। सेकंड देखते हैं आर्थिक कारण क्या है। कहता है भारत में अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियां अपनाई। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफी धक्का लगा था। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। हाँ, आर्थिक कारण था, है ना। तो देखते हैं, कहता है जो आर्थिक कारण थे क्या था, जो इकोनॉमी पॉलिसी था ना, ये सबसे बड़ी समस्या था। जो अंग्रेज था, ठीक है, वो नीतियां इस प्रकार बनाती थी कि जिसमें सबसे ज्यादा फायदा किसे होता था, तो अंग्रेज को होता था। ठीक है, अरे कोई भी नीतियां जो बनाएगा वो अपने फायदे के लिए कोई भी नीतियां बनाएगा। तो ठीक है, अगर भारत को ही बोला जाए विदेश नीति बनाने के लिए, तो क्या वो अपना प्रॉफिट देखेगा, है ना। तो उस समय अंग्रेज ने जितने भी नीतियां बनाई वो अपने प्रॉफिट के लिए बनाया था। ठीक है, उसे बेनिफिट हो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति बिगड़ती चली गई थी। कहता है जो नीतियां वो इस प्रकार बनाया कि जिसमें वो जितने भी किसान थे और काम करने वाले लोग थे, ये सब वर्ग के जितने भी लोग थे, उनकी स्थितियां हैं जो बद से बदतर होती चली गई थी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट है, आगे जानेंगे इसको। कहता है देखिए, आर्थिक कारण, है ना, तो इसको समझिएगा ध्यान से। कहता है जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज कृषि नीति को मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व, ठीक है, लगान एकत्रित करने से वो ऐसा नीतियां बनाते थे जिससे कि उससे अंग्रेज को अधिक लगान प्राप्त हो। ठीक है, ये नीति था। पहले क्या था, वो लगान ज्यादा प्राप्त करने के उद्देश्य से नीतियां बनाता था कि लगान उसे राजस्व जो है ज्यादा उगाही कर सके वो। ठीक है, ये सबसे बड़ी था। सेकंड था कि जितने भी जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान वसूल करते थे। जो जमींदार लोग थे, सेकंड समझिएगा कि जो जमींदार थे वो किसान से बहुत ज्यादा, ठीक है, कैसे लगान वसूलते थे। जितना कि जो जमींदार थे जितना लगान सरकार को देते थे ना, उससे ज्यादा वो किसान से वो वसूल लेते थे।
ठीक है, उतना लगान वसूलते थे वो किसान से। ठीक है, और नीतियाँ तो इस प्रकार था ही अंग्रेज का कि लगान राजस्व का ज़्यादा से ज़्यादा उगाही किया जा सके। ठीक है, इसमें जमींदार ने भी अपना शोषण किया, उसको जितना भी कर देना होता था वो किसान से चुकाता था। ठीक है, तो इसके चलते जितने भी मजदूर थे, कामगार थे, उद्योग क्षेत्र थे, सभी को मतलब कि इतना ज़्यादा शोषण किया, इतना ज़्यादा टैक्स लेने लगा। ठीक है, कि सबकी हालत जो है गंभीर हो गई थी, मतलब बहुत खराब हो गई थी हालत। ठीक है, अब जानते हैं कि जब हालत खराब होता है या फिर कुछ शोषण किया जाता है हद से ज़्यादा, तो लोगों में एक अलग भाव की भावना जागृत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तो और भी देखते हैं आगे, कहते हैं इंग्लैंड में जो कपड़े बनते थे, ठीक है, जो इंग्लैंड में मशीन से जो कपड़े बनते थे, उसमें भारत में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। ठीक है, इंग्लैंड से लाकर कपड़ा को आसानी से बेचा जा सकता है भारत में। ठीक है, कोई टैक्स नहीं। ठीक है, लेकिन भारत की बात करते हैं तो मतलब कि भारत जब कपड़ा का निर्यात करता था उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक, कई प्रकार के प्रतिबंध। ठीक है, जब वही कपड़ा इंग्लैंड से आता था बनकर मशीन के द्वारा, तो उस पर टैक्स, मतलब टैक्स का बहुत कुछ भी कर नहीं लगता था, कोई टैक्स नहीं। ठीक है, कोई प्रतिबंध उस पर लागू नहीं होता था। कहता है देखिए, सरकार द्वारा 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया था। ठीक है, सरकार द्वारा क्या किया, 1882 में जो आयात कर था उसको क्या किया, हटा लिया गया था। ठीक है, वही लिखा है कि सरकार द्वारा 1882 में, ठीक है, सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया था। ठीक है, जिसमें एक और देखते हैं, इसमें कुछ आंदोलन भी हुआ था, विद्रोह भी हुआ था, उसको देखते हैं हम लोग। कहता है 1857 के बाद, ठीक है, 1857 के बाद कई विद्रोह हुए। ठीक है, कई विद्रोह हुआ था, मतलब लगातार एक विद्रोह खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट। ठीक, कई विद्रोह हुए थे, तो जिसमें से जो 1857 के जो विद्रोह थे उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख था तो एक था नील विद्रोह, सेकंड था पवना विद्रोह। ठीक है, दो विद्रोह मुख्य थे, पहला क्या था, नील विद्रोह, दूसरा क्या था तो पवना विद्रोह। तो ये दोनों को जानते हैं कि 1857 के बाद ये दोनों विद्रोह क्या था। कहते देखिए, जो नील विद्रोह था, ठीक है, जो नील विद्रोह था ये 1858 में, 1858 में, कहता है जो परेशान किसान थे, है ना, मतलब कि अंग्रेज से परेशान होकर जो किसान थे अपने खेतों में नील की खेती करने से मना कर दिए थे, हम नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, तो जितने भी बागान मालिक थे उनके विरुद्ध ये नील विद्रोह किया गया था। ठीक है, अगर पूछ दे नील विद्रोह कब किया गया था तो 1858 में, किस लिए तो जितने भी किसान थे वो मतलब कि मालिकों से, जो बागान मालिकों उनसे परेशान हो गए थे वो। ठीक है, इसी के चलते जो किसानों का यूनियन था उन्होंने निर्णय लिया कि हम नील की खेती अब नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ही विद्रोह शुरू कर दिया। और इसकी सबसे पहला घटना जो था वो कहाँ हुआ था तो बंगाल में। ठीक है, इसकी पहला घटना कहाँ हुआ था तो बंगाल के नदिया जिला में। ठीक है, बंगाल का एक जिला है नदिया, नदिया जिला में हुआ था सबसे पहले विद्रोह। ठीक है, नील विद्रोह किस लिए तो नील ना उगाने के लिए हुआ था बागान मालिकों के खिलाफ। सेकंड था क्या, पवना विद्रोह। इसको देखते, कहते हैं 19वीं सदी के बाद, है ना,
कि बंगाल में पबना नामक जगह पर किसानों ने जमींदारी के विरुद्ध में विद्रोह किया था। ठीक है, 19वीं सदी में जो वहाँ के लोग थे, पबना नामक जगह से शुरुआत हुआ था। वहाँ के लोगों ने जो किसान थे जमींदारी को लेकर, ठीक है, जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पबना विद्रोह कहते हैं। ठीक है, 19वीं सदी में हुआ था, 1873 से 1876 के बीच में। ठीक है, इसमें पबना नामक जगह पे किया गया था, जिसमें किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, ये था पबना विद्रोह और नील विद्रोह। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके हम लोग आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखते हैं आगे सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण क्या था जिसको समझते हैं। कहता है कि राष्ट्रवाद में कि उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। ठीक है, कहता है राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी, जिसमें क्या था, जो अंग्रेज थे अपने को श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, अपने आप को महान मानते थे, और जितने भारतीय थे उनको हे दृष्टि से, हीन भावना से वो देखते थे। ठीक है, ये था सामाजिक कारण। ठीक है, अंग्रेज थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे, हीन भावना से वो देखते थे। कहने का अर्थ हो गया, एक लाइन में कहे तो हम लोग अंग्रेज भारतीयों को कह सकते, अंग्रेज जो है भारतीयों से घृणा करते थे, है ना, शोषण करते थे। ठीक है, अपनी प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी करते थे। जैसे में देखते हैं कि एग्जाम्पल है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर, ठीक है, कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। जो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग थे उन पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, चाहे तो वो रेलगाड़ी हो, क्लब हो, सड़क हो, चाहे होटलों में, है ना, अंग्रेजों के साथ, मतलब कि बहुत अंग्रेज जो थे भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते थे। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या था। सामाजिक कारण ये था कि अंग्रेज मैंने कहीं भी हो, है ना, उनका समाज भी कहीं भी हो, रेलगाड़ी हो, क्लब हो, सड़क हो, होटल हो, है ना, कहीं भी अंग्रेज भारतीयों के साथ वो दुर्व्यवहार करते थे। तो उसी समय अंग्रेजों के प्रति जो भारतीयों की भी घृणा हो गई। ठीक है, वो भी नफरत करने लगे। ठीक है, जब हमें ये नफरत कर रहा है तो लाजमी है कि वो भी उसको हीन भावना से देखेगा। ठीक है, आज भी देखते हैं कोई व्यक्ति है, मान लिया जाए और भी, जब ये बी को देख रहा है हीन भावना से, मतलब कि, तो क्या बी नहीं देखेगा, ये भी तो सोचेगा कि हमारे लिए कुछ काम करेंगे ये, है ना, इसको मार पीट के भगा दो। ठीक है, ये भी कारण क्या था, राष्ट्रवाद की उदय के महत्वपूर्ण कारण ये भी थे। ठीक है, इसमें से और देखें तो और भी कुछ रीजन है, सामाजिक कारण था। कहता है जो भारत का जो शासन भार था ना, ठीक है, वो अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के पास था। ठीक है, जो शासन का जो भार था वो किसके पास था, तो इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के पास था। लेकिन इसमें जो इस सेवा का चुनाव होता था वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर होता था। ठीक है, और अंग्रेज नहीं चाहता था कि इसकी जो अधिकारी हो वो भारतीय हो, तो इसके लिए उन्होंने एक जो एग्जाम का जो सेंटर बनाता था वो कहाँ बनाता था, इंग्लैंड में बनाता था। ठीक है, कहाँ तैयारी करो, जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इंग्लिश में होंगे और इंग्लैंड जाकर एग्जाम दो। ठीक है, तो हमारी तो व्यवस्था तो जानते ही हैं। अब बताइए सिविल सर्विसेज के लिए इंग्लैंड जाएगा एग्जाम देने। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम ICS थे। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस के प्रथम अधिकारी कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर परीक्षा दिया और उसमें सम्मिलित हुए और वो बहुत
परिश्रम के बाद वो सफल हो गए थे। ठीक है, जो अंग्रेज तो जो बहुत ज़्यादा परेशान करता था कि कोई भी इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीय लोग ना आए, हमारा ही शासन रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड एग्जाम लेते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सम्मिलित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सम्मिलित होकर उन्होंने सफल भी हो गए थे वो। ठीक है, सोचिए कितना शोषण करते थे वो अंग्रेज। थर्ड देखते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण कहता है कि विश्व के किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। कहता है किसी भी देश में राष्ट्रवाद को जागृत करने में, है ना, धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। कहते हैं राष्ट्रवाद के उदय में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं तो धर्म सुधार आंदोलन का भी भूमिका है। कहता है 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, कहते हैं विभिन्न अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत किए थे, जिसमें देखते हैं 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। ठीक है, 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया था। तो ये जानेंगे होम रूल लीग आंदोलन क्या था, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जान लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। होम रूल लीग आंदोलन क्या था, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सेकंड है लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी को स्थापित किया गया था। ठीक है, गदर पार्टी को स्थापना किसने किए थे, तो लाला हरदयाल ने। कब, तो 1913 ईस्वी में। ठीक है, यहां तक कंप्लीट रखिएगा। इसमें से महत्वपूर्ण बातें क्या था, आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण थे, क्यों लागू किया गया और इससे क्या प्रभावित होते थे, इसको जान लिए हम लोग ने। ठीक है, और जो अंग्रेज का जो नीतियाँ था वो बिल्कुल अपने फायदे के लिए जितनी भी नीतियाँ बनाते थे वो क्या अपने प्रॉफिट के लिए, या फिर कोई भी अगर किसी को भी नीतियाँ बनाने का मौका मिले तो वो अपने फायदे के लिए नीतियाँ बनाता। इससे स्पष्ट ही है ये, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए और दोस्तों में शेयर भी करिए वीडियो को। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, रॉलेट एक्ट के और कई सारे आंदोलन हैं उनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।